कुशल बाहर निकाला। प्रतापगढ़ में नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। भागो भागो, देखो इधर गया, अरे उधर मत जाओ, अरे देखो इधर आ गया। बस्सी के तुंगा थाना इलाके के बिहारीपुर के स्कूल में अफरा तफरी मच गई। सबके चेहरे दहशत से भर गए। किसी को सूझ नहीं रहा था कि आखिर किया क्या जाए। यह हड़कंप इसलिए मचा था कि स्कूल परिसर में घुस आया था एक पैंथर। अब सोचिए बच्चों की क्या हालत हुई होगी। पैंथर काफी देर तक उधम मचाता रहा। इस बीच पैंथर के मन में न जाने क्या सूझा कि वो स्कूल के बाथरूम में घुस गया। फिर क्या था, स्कूल स्टाफ ने सूझबूझ दिखाई और बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। बाथरूम में बंद होते ही पैंथर की धमा चौकड़ी बंद हो गई और स्कूल के स्टाफ सहित सभी बच्चों की जान में जान आई। बाद में जयपुर से वन विभाग का रेस्क्यू दल मौके पर पहुंचा और बाथरूम में बंद पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया। फिर पैंथर को पिंजरे में डालकर वन विभाग की टीम अपने साथ ले गई। बता दें कि जंगलों से निकलकर पैंथर के आबादी क्षेत्रों में आने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। कुछ दिन पहले ही जयपुर के जगतपुरा इलाके में भी पैंथर आबादी क्षेत्र में घुस गया था, जिसे वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा था। झालावाड़ पुलिस अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ एक्शन में है। अवैध और हथकढ़ शराब के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए आबकारी आयुक्त के निर्देश में पूरे जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान चौमहला इलाके की मध्य प्रदेश से लगी सीमा के पास आबकारी विभाग ने छापेमारी की और नदी किनारे चल रहे इस अवैध कारोबार का खुलासा किया। पुलिस ने यहां चल रही 2 दर्जन शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया और 21,500 लीटर वॉश भी नष्ट किया। आबकारी विभाग के मुताबिक गंगाधार उपखंड के कई इलाकों में अवैध और हथकढ़ शराब बनाने की सूचना लगातार मिल रही थी, जिसके आधार पर ये छापेमारी की गई। हालांकि इस दौरान शराब के अवैध कारोबार से जुड़े लोग फरार होने में कामयाब रहे। इस कार्रवाई में हमने लगभग 21,500 लीटर वाश जिससे कि शराब बनाई जाती है वो जब्त करके उसको मौके पर नष्ट किया। लगभग 21 भट्टियां जो विभिन्न स्थानों पर, जिनके कोरबा, टोकड़ा, अरनिया, दाकाखेड़े गांव में सिपरा नदी और छोटी काली सिंह नदी के पेटे में चल रही थी, इनको नष्ट किया। झालावाड़ जिले के बाघेर घाटी इलाके में एक बस पलटने और हादसे में कई लोगों की मौत की खबर मिलते ही प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते प्रशासनिक अधिकारी, संबंधित थाना अधिकारी सहित एम्बुलेंस, दमकल और एसडीआरएफ टीमें पूरी तरह हरकत में आ गई और घटनास्थल पर पहुंच गई। घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा थी और वाहनों की लंबी कतार लगी हुई थी। मौके पर पहुंची सभी टीमों ने राहत और बचाव कार्य की जैसे ही शुरुआत की तो पता चला कि पुलिस और प्रशासन ने आपातकाल की परिस्थितियों से निपटने के लिए बस हादसे की जो सूचना प्रसारित की थी वो मॉक ड्रिल थी। मॉक ड्रिल की बात सुनते ही मौके पर पहुंचे बचाव दल ने राहत की सांस ली। पूरी मॉक ड्रिल के दौरान कलेक्टर भारती दीक्षित और एसपी मोनिका सेन मौजूद रहे, जिन्होंने पूरी प्रक्रिया का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने इस मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस, प्रशासन और चिकित्सा टीमों की त्वरित प्रतिक्रिया पर संतोष जताया। प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े वन क्षेत्र वाले बारां जिले में माफिया जमकर सक्रिय है। यहाँ लकड़ी माफिया पेड़ों की अंधाधुंध कटाई में लगे हैं और वन विभाग कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। हाल ही में संरक्षित क्षेत्र घोषित हुए शाहबाद के जंगलों में बड़ी संख्या में खैर के पेड़ मौजूद हैं। कत्था बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाने के कारण खैर की लकड़ियों के बाजार में ऊंचे दामों पर तस्करी की जाती है। बीते 3 सालों से इस क्षेत्र में लकड़ी माफिया लगातार इन जंगलों को निशाना बना रहे हैं। खैर के साथ साथ यहाँ पर सागवान और अन्य इमारती लकड़ियों के पेड़ों की कटाई की जा रही है। माफिया के हौसले इतने बुलंद है कि मुंडियर राजपुर रोड पर 40 बीघा के जंगलों में पेड़ों को काट कर तहस नहस कर दिया। यहाँ बड़े बड़े पेड़ों को ठूंठ में बदल दिया। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर वन विभाग का नाका है, जहाँ 24 घंटे वनकर्मी मौजूद रहते हैं। पूरे मामले पर वन विभाग के अधिकारी घटना के बाद कार्रवाई की बात करते हैं, लेकिन आज तक जंगलों से पेड़ों को साफ करने वाला एक भी आरोपी वन विभाग की पकड़ में नहीं आया है। वहाँ पे टीम बना रखी है और अभी सघन चेकिंग करवाई है
और दबिश दी गई है। कुछ जो पेड़ कटते हैं वहाँ पे क्या है कि कुछ रेवेन्यू क्षेत्र में भी फॉरेस्ट खड़ा हुआ है, तो कुछ लोगों ने जैसे वहाँ भी काटा है, आज सूचना भी दी गई है और लगातार दबिश दी जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर का असर अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन सरकार ने सुविधा के लिए गाइडलाइंस में थोड़ी छूट क्या दी, लोगों ने इसका दुरुपयोग शुरू कर दिया है। दौसा से आई तस्वीर बता रही है कि लोग कोरोना को लेकर कितने लापरवाह हैं। दरअसल दौसा के श्याम मंदिर में इन दिनों पाठोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान निशान यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान हाथ में निशान और सिर पर मंगल कलश धारण कर ये श्रद्धालु ओंकारेश्वर महादेव मंदिर से श्याम मंदिर तक पहुंचे। यात्रा के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का जमकर उल्लंघन किया गया। निशान यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं ने ना तो मास्क लगा रखा था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की गई। वहीं सरकार की ओर से निर्धारित संख्या की भी पालना नहीं की गई। सरकार ने धार्मिक समारोह में अधिकतम 100 लोगों के शामिल होने की छूट दे रखी है, लेकिन इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए। बुजुर्गों को अपना अस्पताल में खड़े होकर पर्ची लेने का झंझट रहेगा और ना ही डॉक्टर को दिखाने के लिए अन्य रोगियों के साथ कतार में खड़ा होना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उनके लिए हॉस्पिटल में अलग से वार्ड भी रहेगा। इन सब के लिए प्रदेश में जिला मुख्यालय स्थित हॉस्पिटल्स में वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये कवायद चल रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राष्ट्रीय वृद्धजन देखभाल कार्यक्रम के अंतर्गत जिला अस्पतालों में अब 60 साल से अधिक आयु के नागरिकों के लिए अलग से ओपीडी और आईपीडी की व्यवस्था होगी। इस वार्ड में 10 बेड होंगे और सभी वार्ड आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे। करौली के जिला चिकित्सालय में भी इस यूनिट के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। इसके बाद फर्नीचर और चिकित्सकीय उपकरणों के लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। हॉस्पिटल सूत्रों के मुताबिक अगले महीने तक वरिष्ठ नागरिकों को यहां पर सामान्य चिकित्सालय में ये सुविधाएं मिलने लगेगी। अपने करौली जिले में भी जीएसटी वार्ड का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें बुजुर्ग लोगों के अलग से ओपीडी की सुविधा रहेगी। हमारा डॉक्टर भी ट्रेनिंग करा दिया हमने, वो अलग से बैठेगा, उनको अलग से देखेगा। नाथी का बाड़ा एक बार फिर राजस्थान की सियासत में सुर्खियां बटोर रहा है। सबसे पहले नाथी का बाड़ा उस समय चर्चा में आया था जब पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा मंत्री रहते अपने घर पहुंचे शिक्षकों को फटकार लगाई थी और कहा था कि मेरे घर को नाथी का बाड़ा समझ रखा है क्या। अब वही नाथी का बाड़ा फिर चर्चा में इसलिए है कि रीट पेपर लीक मामले को लेकर कुछ लोगों ने गोविंद सिंह डोटासरा के सीकर और जयपुर आवास पर नाथी का बाड़ा लिख डाला। ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिर नाथी का बाड़ा है क्या। दरअसल ये कहानी उस नाथी बाई से जुड़ी हुई है जो दानशीलता की साक्षात देवी थी। जरूरतमंदों की मदद करते वक्त उसके घर में कोई ना अनाज तोलने के लिए तराजू था और ना ही नकद राशि से मदद करते वक्त नोटों की गिनती करती थी। उनकी इसी दास्तान के कारण उनके घर को नाथी का बाड़ा कहा जाता था। प्रदेश में इस मुद्दे को लेकर छिड़ी बहस के बाद नाथी के इतिहास को खंगाला गया तो पता चला कि नाथी बाई का जन्म 200 साल पुराना है। उनका पैतृक गांव पाली जिले का भंगेसर गांव है, जहां नाथी का परिवार आज भी बसर कर रहा है। कौन था नाथी बाई? कौन था नाथी बाई? आशा 13 बेटे बड़ पी लेती हो, पी मैं कुणी लेनी और नाथी बाई खुद हावे अमे कड़ुम्बा में हगा नेड़नी पता डिपोजिट ने खोल दिया। आखिरकार 1.25 साल बाद बाड़मेर से एक युवक के तारबंदी पार कर पाकिस्तान जाने के मामले की बीएसएफ ने पुष्टि कर दी है। इसके साथ ही बीएसएफ और सुरक्षा एजेंसियां युवक की वतन वापसी की कोशिशों में जुट गई हैं। युवक गेमरा राम बॉर्डर से सटे सज्जन का पार गांव का रहने वाला है, जो नवंबर 2020 में तारबंदी पार कर पाकिस्तान चला गया था। पाकिस्तान में पकड़े जाने के बाद पाक रेंजर्स ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। 21 अगस्त 2021 को पाकिस्तान की कराची दक्षिण कोर्ट ने गेमरा राम को 6 महीने की सजा और पाकिस्तान करेंसी 10,000 का जुर्माना सुनाया था। गेमरा राम कराची के मलीर जेल में 24 अप्रैल 2021 से बंद है।
लेकिन अभी तक गेमरा राम की रिहाई नहीं हो पाई है। गेमरा राम ने 23 जनवरी 2022 को पाकिस्तान में बंद जेल से खत लिखकर हिंदुस्तान भेजा, जो उसके परिवार को मिला है। पहले भी कई खत गेमरा राम के परिवार को मिल चुके हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि पाकिस्तान में भूलवश तारबंदी पार कर पाकिस्तान गए गेमरा राम की वतन वापसी कब होती है। पहले बीएसएफ ने भी इसकी पुष्टि की है कि वो पाकिस्तान में है, तो इस संबंध में उसकी वतन वापसी की जो संबंधित एजेंसियों को लिखा जाना है उसके द्वारा पुलिस को लिखा जाएगा और पत्राचार किया जाएगा। स्वर्ण नगरी एक बार फिर वायु वीरों के शौर्य की साक्षी बनेगी। मरुधरा के रेतीले धोरों से एक बार फिर गगन वीरों की गर्जना सुनाई देगी। जी हाँ, भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2022 5 मार्च को जैसलमेर में आयोजित किया जाएगा। वायु शक्ति के आयोजन और तैयारी को लेकर जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन के कमांडर ग्रुप कैप्टन अमरदीप सिंह पन्नू और कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने मीटिंग ली। पहले यह अभ्यास 10 फरवरी को ही होना था। वायु शक्ति नामक इस युद्धाभ्यास में करीब 140 विमानों की हिस्सेदारी होगी, जिसमें करीब 100 फाइटर प्लेन हिस्सा लेंगे। फायरिंग रेंज में बनाए गए दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने के अभ्यास में कई तरह की मिसाइलों और फाइटरों का इस्तेमाल होगा। सूत्रों के अनुसार रफाल के अत्याधुनिक मिका मिसाइल इसका विशेष आकर्षण होगी। इसके अलावा सुखोई 30, MKI, MiG-29, LCA तेजस, मिराज 2000, MiG-21 बाइसन, हॉक और जगुआर विमान भी इसमें शामिल होंगे। अपाचे हेलीकॉप्टर और चिनूक के साथ भारत के ध्रुव हेलीकॉप्टर भी नाइट ऑपरेशन में हिस्सा लेंगे। रात के ऑपरेशन में लड़ाकू हेलीकॉप्टर से टारगेट्स पर रॉकेटों की बौछार दिखेगी। वायु शक्ति युद्धाभ्यास में इस बार महिला पायलट भी हिस्सा लेंगी। कहा जाता है कि विद्यादान महादान है। पवन ने खुद तो विद्यादान नहीं किया, लेकिन उससे भी बड़ा काम किया। उन्होंने बच्चों का भविष्य संवार रहे विद्या के मंदिर को ही अपना बड़ा सहयोग दिया है। जी हाँ, चूरू के सुजानगढ़ में बच्चों का भविष्य संवारने एक भामा शाह ने नेक पहल की है। सुजानगढ़ के रहने वाले भामा शाह पवन तोंदी ने मास्टर भंवरलाल मेघवाल राजकीय कन्या कॉलेज को 8 बीघा जमीन दान की है। पवन तोंदी ने नोडल अधिकारी CS डोटासरा को 8 बीघा भूमि का दान पत्र सौंपा। इसके लिए तहसील कार्यालय में विधिक रूप से राजकीय महाविद्यालय के नोडल अधिकारी के नाम से दस्तावेज पंजीकृत करवाकर दान पत्र उपखंड अधिकारी मूलचंद लूनिया, तहसीलदार गोविंद राम बगड़िया की मौजूदगी में नोडल अधिकारी CS डोटासरा को सौंपा गया। तहसील कार्यालय में आयोजित सादे कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मनोज जी मेघवाल और बजरंग सेन ये मेरे काफ़ी इन्होंने मेरे को प्रोत्साहित किया ज़मीन देने के लिए, और मेरे पिताजी और माताजी का मैंने सपना साकार किया। ये देखिए, अपने फिरकी के जाल में बड़े बड़ों को फांसने वाले जोधपुर के रवि बिश्नोई का टीम इंडिया में सिलेक्शन के बाद जर्सी नंबर मिल गया है। रवि बिश्नोई को टीम इंडिया की जर्सी मिलने के बाद वो फिर चर्चा में आ गए हैं, क्योंकि उनकी जर्सी पर लिखे 56 नंबर को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। रवि बिश्नोई के जर्सी पर 56 नंबर लिखने के पीछे क्या है वो हम आपको बताते हैं। इस नंबर से इमोशनल कनेक्शन है। रवि बिश्नोई ने अपनी जर्सी पर 56 नंबर इसलिए लिखा है क्योंकि रवि का जन्मदिन 5 दिसंबर को आता है। वहीं रवि के पिता मांगीलाल बिश्नोई का जन्मदिन 6 जून को आता है, इसलिए रवि ने अपनी जर्सी पर 56 नंबर लिखा है। वहीं रवि बिश्नोई की जर्सी पर RM बिश्नोई लिखा है। इसका मतलब R रवि और M मतलब मांगीलाल, जो रवि के पिता हैं। दोनों को मिलाकर जर्सी का नाम पूरा होता है। रवि ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जर्सी के साथ फोटो भी शेयर किए। रवि के पिता मांगीलाल एक शिक्षक हैं और बेटे की इस कामयाबी के बाद बहुत खुश हैं। अब रवि बिश्नोई की पहचान से अब पिता की पहचान होने से बहुत खुश हैं। और चलिए अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। महाराष्ट्र के पुणे में गुरुवार की देर रात हुए हादसे ने 7 लोगों की जान ले ली। हादसा उस समय हुआ जब मॉल के निर्माण के दौरान लोहे का स्लैब गिर गया और वहां काम कर रहे कई मजदूर इसकी चपेट में आ गए, जिनमें 7 मजदूरों की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा येरवड़ा इलाके में शास्त्री वाडिया बंगले के पास हुआ।
जहां मॉल के बेसमेंट में लोहे का स्लैब ढह गया। बताया जा रहा है कि स्लैब डालने के लिए 16 मिलीमीटर के लोहे के वजनदार सरिये से जाली बनाई गई थी। जाली के सहारे खड़े मजदूर काम पर लगे हुए थे। अचानक यह लोहे की विशालकाय जाली काम कर रहे 10 मजदूरों पर गिर पड़ी। भारी भरकम जाली के नीचे दबे मजदूरों के शरीर में लोहे के सरिये घुस गए। हादसे की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंची। जाली को कटर से काटकर दबे मजदूरों को बाहर निकाला गया। येरवडा पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुणे के डीसीपी रोहिदास पवार का कहना है कि निर्माण के दौरान जो सावधानियां बरतनी चाहिए थी शायद वो नहीं बरती गई, जिसके कारण ये हादसा हुआ। जिस वक्त हादसा हुआ वहां 10 मजदूर काम कर रहे थे। मरने वाले अधिकांश मजदूर बिहार के बताए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की सहारनपुर पुलिस ने अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए अभियान छेड़ रखा है। इसके तहत पिछले 10 दिनों में अवैध 200 से ज्यादा निर्मित और अर्धनिर्मित पिस्टल और बंदूकें बरामद की गई हैं। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसी कड़ी में गुरुवार को सहारनपुर पुलिस ने थाना मंडी इलाके में छापेमारी कर एक अवैध असलाह फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। छापे के दौरान पुलिस ने 94 पिस्टल और बंदूकें बरामद की हैं। साथ ही मौके से असलाह बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। एसएसपी आकाश तोमर के मुताबिक बीती रात मुखबिर की सूचना पर हयात कॉलोनी खाताखेड़ी इलाके में एक फैक्ट्री पर छापा मारा गया। यहाँ पर पुलिस को अवैध हथियार बनाने की पूरी फैक्ट्री मिली। मौके से पुलिस ने मोहसिन और शहजाद नाम के 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जबकि तीसरा युवक शफीक मौका वारदात से फरार हो गया। इस छापेमारी में पुलिस ने 23 कंट्री मेड पिस्टल, 315 बोर, 7 डबल बैरल कंट्री मेड राइफल, 2 315 बोर की राइफल, 315 की डबल बैरल की राइफल, 37 अर्धनिर्मित छोटी बड़ी राइफल, 12 बोर, 315 बोर के अलावा 56 जिंदा कारतूस, 46 खोखे कारतूस बरामद किए हैं। असम में पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कामयाबी प्राप्त की है। पुलिस ने करीमगंज जिले के बदरपुर इलाके से प्रतिबंधित कप सिरप की 38,000 बोतल जब्त की हैं। बताया गया है कि गुप्त सूचना के आधार पर बदरपुर पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर विशेष अभियान चलाया। इस दौरान जब एक ट्रक की तलाशी ली गई तो सभी की आंखें फटी रह गई। ट्रक में कुल 377 कार्टन भरे थे और इन कार्टन में प्रतिबंधित कप सिरप फेंसिडिल की 38,000 बोतल भरी हुई थी। पुलिस के मुताबिक ट्रक गुवाहाटी से त्रिपुरा की तारीपुरा जा रहा था। पुलिस का अनुमान है कि बरामद कप सिरप की बाजार में कीमत कम से कम 1 करोड़ रुपए है। पुलिस की कार्रवाई के दौरान मौके का फायदा उठाकर ट्रक ड्राइवर फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने ट्रक के 2 खलासियों समरुल इस्लाम और मोनावर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। पाक से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में तारबंदी के आगे 20 साल बाद गेहूं की फसल लहला रही है। उपजाऊ जमीन पर तनकर खड़ी ये फसल किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने का मादा रखती है। तभी तो तारबंदी के आगे जमीन पर खेतीबाड़ी करने के लिए सरकार किसानों को भरपूर सुविधाएं देने के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर सरकार ने किसानों के कंधे पर हाथ रखकर साथ देने का वादा किया है। कृषि विभाग के प्रधान सचिव नवीन चौधरी ने हीरानगर सेक्टर के चक गंगा गाँव का दौरा कर तारबंदी के आगे लगी गेहूँ की फसल का निरीक्षण किया। इसी दौरान उन्होंने किसानों को तारबंदी के आगे की जमीन पर खेतीबाड़ी करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने जांडी, जंगीचक, गंगूचक, हरिपुर गांव का भी दौरा किया। इस मौके पर एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। बीएसएफ की पोस्ट पर आयोजित इस कार्यक्रम में कृषि विभाग के प्रधान सचिव नवीन कुमार को किसानों ने अपनी समस्याएं सुनाई। किसानों से बातचीत के दौरान चौधरी ने कहा कि इस बार कृषि विभाग ने बीएसएफ की मदद से 150 एकड़ पर गेहूं की खेती की है। तारबंदी के आगे खेती करने वाले किसानों को कृषि विभाग बीज, खाद, मशीनरी सभी सुविधाएं मुहैया करवाएगा। इस जमीन को आबाद करने में बीएसएफ की बड़ी भूमिका रही है। इतना ही नहीं, कृषि विभाग की तरफ से बीएसएफ को एक ट्रैक्टर दिया जाएगा, जिससे वो निजी तौर पर भी तारबंदी के आगे उगी घास और झाड़ियों को साफ करा सकें। पहाड़ों की रानी मसूरी में ताजा बर्फबारी से यहाँ के लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। लोग जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं व्यापारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। गुरुवार को बदले मौसम के बाद मसूरी, धनौल्टी, बुरांसखंडा, पीरीटिब्बा, सुरकंडा देव जैसी जगहों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। इससे लोग काफी खुश हैं। लोगों की माने तो मसूरी शहर में पिछले दिनों ना के बराबर बर्फबारी हुई है। ऐसे में ताजा बर्फबारी ने एक बार फिर यहाँ के व्यापारियों और लोगों की उम्मीदें जगा दी हैं। मसूरी में भी जमकर बर्फबारी होने से यहाँ और भी ज्यादा पर्यटकों के आने की उम्मीद है। जाहिर है
ज्यादा पर्यटक आएंगे तो यहाँ के लोगों का व्यवसाय और रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी। दूसरी तरफ बर्फबारी होने से ठंड काफी बढ़ गई है। मसूरी और आसपास के क्षेत्र में बर्फबारी को लेकर प्रशासन और पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। वहीं पुलिस की ओर से यातायात को व्यवस्थित करने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया है। पुलिस ने बताया कि अगर धनौल्टी में ज्यादा बर्फबारी होती है तो वहां पर बेवजह लोगों को नहीं जाने दिया जाएगा। जिन लोगों की होटल में बुकिंग है वहां के स्थानीय लोगों को जाने की अनुमति होगी। मसूरी में भी यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस पूरे तरीके से तैयार है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी और पहाड़ों की रानी शिमला ने फिर से बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। करीब 12 दिन में शिमला में दूसरी बार बर्फबारी होने से हिल्स क्वीन शिमला में हजारों सैलानी पहुंच गए हैं। बर्फबारी के पूर्वानुमान के बाद ही बड़ी संख्या में सैलानियों ने शिमला का रुख करना शुरू कर दिया था। गुरुवार सुबह हुई बर्फबारी के बाद दिन भर बड़ी संख्या में सैलानी शिमला पहुंचे। इससे पर्यटन कारोबारी भी चहक उठे हैं। शहर के होटलों में ऑक्यूपेंसी करीब 70% पहुंच गई है। वहीं वीकेंड पर इसके 100% रहने का अनुमान जताया जा रहा है। शिमला के पर्यटन कारोबारियों के लिए बर्फबारी वरदान साबित हो रही है। बर्फबारी होते ही पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से भारी संख्या में सैलानी शिमला पहुंच रहे हैं। रिज मैदान और मॉल रोड पर सैलानी ही सैलानी नजर आ रहे हैं। सैलानियों ने बर्फबारी का नाच गाकर लुत्फ उठाया। रिज मैदान पर सैलानी बर्फबारी के दौरान फोटोग्राफी करते दिखाई दिए। आसमान से गिरते बर्फ के फाहों के बीच सैलानी घुड़सवारी का लुत्फ उठाते रहे। चर्च से रानी झांसी पार्क जाने वाली सड़क पर टूरिस्ट एक दूसरे पर बर्फ फेंकते और बर्फ पर फिसलने का मजा लेते दिखाई दिए। दुनिया की उत्पत्ति हमेशा से एक रहस्य बनी हुई है और इसको लेकर लगातार खोज जारी है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भूवैज्ञानिक पृथ्वी की आयु का पता लगाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। इस बीच गुजरात के महिसागर में कडाणा डैम के पास मानव और डायनासोर की उत्पत्ति से पहले पानी के भंवरों से बने हुए 65 करोड़ साल पुराने पत्थर मिले हैं। वडोदरा के 2 जियोलॉजिस्ट पुष्पराज सिंह और तीर्थराज सिंह के मुताबिक ये पत्थर करीब 65 करोड़ साल पुराने हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पर जलीकृत पत्थर यानी रेत से जब पत्थर का सृजन हुआ तब उस पर बने जल भंवर का डिजाइन आज भी दिखाई दे रहा है। तीर्थराज सिंह को साल 2020 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की परीक्षा की तैयारियों के दौरान इस जगह का पता चला था। उसके बाद जब वो कडाणा डैम पहुंचे तो उन्हें ऐसी कोई जगह नहीं मिली। बाद में स्थानीय लोगों से जानकारी के बाद वो इस जगह पर पहुंचने में सफल रहे। वहीं इस जगह की जानकारी मिलने के बाद कलेक्टर ने उस जगह का दौरा किया और अब जियोलॉजी विभाग से इस जगह को सुरक्षित करने का अनुरोध किया है। सिमडेगा में जिस बांस की शिल्प कला को कोई पूछने वाला नहीं था, अब उसे पहचान मिलने वाली है। आदिवासी बहुल इस इलाके में अब बांस के कारीगरों की तकदीर बदलने वाली है। इनके हुनर को आगे बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने मदद का हाथ बढ़ाया है। यानी आजीविका और कलात्मकता के इस संगम को बड़ा मंच मिलेगा। जिले के इस कलाकृति को दूर दूर तक पहचान मिलेगी। जिले के डीसी ने खुद इनके हुनर को देखा है, पहचाना है और भरोसा दिलाया है कि आजीविका के लिए बनाई जा रही बांस की इस कलाकृति को बाजार दिलाएंगे। अब डीसी की इस पहल से इनके दिन बहुरेंगे। दरअसल जिले की एक बड़ी आबादी प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होती है। प्रकृति के इन संसाधनों को ये लोग अपने हुनर और पारंपरिक पुराने तरीके से उपयोग कर सुंदर कलाकृति बनाते हैं। लेकिन अब प्रशासन से इनकी कला को आधुनिक रूप में निखार कर इन्हें अधिक लाभ दिलाने का आश्वासन मिला है। इनकी जीवन स्तर को बढ़ाने की अब कवायद होने लगी है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकेंट से रूह कपा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां 3 साल की बच्ची को उसकी मां ने भालू के बाड़े में फेंक दिया। वो महिला अपनी बच्ची के साथ चिड़ियाघर पहुंची थी, जहां भालू देखने के लिए मां बेटी उसके बाड़े की तरफ भी बढ़े, लेकिन वहां उस महिला ने अपनी बेटी को भालू के बाड़े में गिरा दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें वो महिला अपनी बच्ची को काफी देर तक लेकर खड़ी दिखी। फिर अचानक उसने अपनी बेटी को छोड़ दिया, जिसके बाद वो मासूम 5 मीटर ऊंची रेलिंग से भालू के बाड़े में जा गिरी। जिस वक्त महिला के हाथ से बच्ची छूटी, भालू बाड़े में घूम रहा था, जो फौरन बच्ची के नीचे गिरते ही उसके पास गया। वो तो गनीमत रही कि चिड़ियाघर के कर्मचारी दौड़कर उस बच्ची के पास पहुंचे और उसे भालू का शिकार होने से बचा लिया। बच्ची को गोद में लेकर वो लोग भालू के बाड़े से बाहर आ गए। बताया गया कि इस घटना में बच्ची के सिर पर चोटें आई। हालांकि भालू के हमले से वो बच गई,
मां ने बच्ची को जानबूझकर भालू के बाड़े में फेंका या वो गलती से नीचे गिर गई, इसकी जांच जारी है। लेकिन अगर ऐसा जानबूझकर किया गया तो महिला को वहां के कानून के तहत 15 साल की जेल हो सकती है। 20 मिनट 20 खबर में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।